हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि आप लोग पढ़ के आइएगा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने के लिए अगली वीडियो में आ चुके हैं। तो बैक टू बैक वीडियो आप लोग को मिलने वाली है और कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जितने भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कमेंट बॉक्स में डालेंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं न्यू टॉपिक। फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो टॉपिक हमको पढ़ना था वो था यहाँ से द्रव्य। क्या पढ़ना था? द्रव्य। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बोलो मैटर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर। तो हमने कहा था कि इसकी डिफिनेशन निकालना है। क्या निकालना है? डिफिनेशन। तो डिफिनेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो डिफिनेशन बहुत ईजी है। अभी देखो हम माइंड में टेक्निकल बताए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग अभी देखो हम कैसे यहाँ से इसकी डिफिनेशन निकाल देते हैं। कुछ नहीं करना है, इस एरो को ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर लिख देना है स्थान, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है भार। हमने लिख दिया, कम कंफर्म हो गया। ये देखो द्रव्य के ऊपर ऐसे बना देना है, एक स्थान लिख देना है और एक भार। अब इसकी हम डिफिनेशन निकाल लेते हैं। डिफिनेशन निकालते हैं तो डिफिनेशन क्या बनेगी? ब्रह्मांड का ऐसा पदार्थ या ऐसा पार्टिकल्स या ऐसा अवयव जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार होता हो, जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार होता हो, ऐसे द्रव्य या पदार्थ को, अवयव को हम नाम क्या देते हैं? द्रव्य। क्या नाम देते हैं? द्रव्य देते हैं। देखो डेफिनेशन निकालना कितना इजी है। बस दो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे, स्थान और भार, द्रव्य की डिफिनेशन रेडी। अब कहा गया कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार होता हो, तो मैंने निकाल लिया। एग्जाम्पल में यही लिख दे रहा हूं आप लोग के इजीली के लिए। तो यहां से एग्जाम्पल में मिल जाएगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमको मिलता है जैसे ईंट यानी ब्रिक्स जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा स्टोन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पत्थर, ठीक है, इसके अलावा मिलता है दूध, या इसके अलावा हमको मिलता है जल। जितने भी पदार्थ होंगे स्थान घेरेंगे, उनमें भार होगा, वो पदार्थ हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। डिफिनेशन कभी मत भूलिएगा क्योंकि सबसे इजी कॉन्सेप्ट आपको निकालने का तरीका यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द्रव्य की डिफिनेशन तो मैंने निकाल लिया, अब जरूरत है इसके क्लासिफिकेशन की। तो बात करते हैं जब क्लासिफिकेशन की, तो द्रव्य को हम क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? यहां से क्लासिफाइड कर देते हैं। देखो कितने पार्ट में? दो पार्ट में दिखा है ना। अब यहां से दो पार्ट हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला हमको मिलता है यहां से भौतिक वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलो, इसको बोलेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन इट यहां से निकालेंगे तो हमको मिलेगा यहां से रासायनिक। क्या मिलेगा? रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण ब्रैकेट में हम इंग्लिश लिखेंगे इसकी, क्या बनेगा? केमिकल। क्या बनेगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या बनेगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। ये दोनों को मैंने क्लासिफाइड कर दिया। अब फिजिकल में हम देख लेते हैं कितने होते हैं। तो जितने भी आप लोग पढ़े हो द्रव्य या मैटर में भी स्टेट नाउ यानी अवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो यहां से हम निकालते हैं अवस्था। अवस्था जब निकालते हैं तो हमको पहली अवस्था मिलती है ठोस अवस्था। क्या मिलती है? ठोस अवस्था। दूसरे की हम बात करते हैं, क्या बनता है? द्रव अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। अगली
अगली मिलती है गैस, तो और इसको हम क्या रखते हैं यहाँ से, गैस, ठीक है। और चौथी अवस्था भी आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा या 10th में पढ़ा होगा, देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इंग्लिश में भी इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्लियर। अब देखो यहां से, उसके बाद अगला मिलता है हमको बोस आइंस्टीन, देखते रहो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इंग्लिश में भी वही बोलेंगे, हम लिख नहीं रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और 6th कॉन्सेप्ट जो हमको मिलता है उसका नाम हम देते हैं फॉर्मियोनिक। क्या नाम देते हैं, फॉर्मियोनिक, FOR, फॉर्मियोनिक स्टेट इसको बोलते हैं। तो कितने स्टेट होती हैं टोटल, द्रव्य के फिजिकल कंडीशन को अप्लाई करें तो टोटल कितने मिलते हैं, देखो यहां से, फॉर्मियोनिक यानी 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 स्टेट मिलेंगे किसमें, फिजिकल में, जब कभी भी हम द्रव्य को या ऐसे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं इसका अगला कॉन्सेप्ट। कहा गया रासायनिक वर्गीकरण, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि रसायन के संगठन पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं इसको, सबसे पहले हम जो है 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी क्या मिलती है, यहां से लिख लेते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या लिखते हैं, शुद्ध पदार्थ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या होता है, यहां से लिखते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, या इसको हम मिश्रण भी कह सकते हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इंग्लिश में इसको निकालेंगे तो मिलेगा इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, और इसको बोलेंगे मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। तो शुद्ध पदार्थ को हम क्लासिफाइड करते हैं, तो यहां से मिल जाता है मे बी कितने टाइप का, 2 टाइप का। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं यहां पर तत्व और यहां पर यौगिक। क्या लिखते हैं, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। यौगिक को क्या बोलते हैं, यहां से कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो तत्व जो होते हैं वो कितने टाइप के मिल जाएंगे आपको, 3 टाइप का। कितने टाइप का, 3 टाइप का। पहला आपको मिलेगा धातु, दूसरा आपको मिलेगा उपधातु, और तीसरा आपको मिलेगा, यहाँ पे दूसरा आपको मिलेगा अधातु, और तीसरा आपको मिलेगा उपधातु। ठीक, तो धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। ठीक है, और उसके बाद यहां से देखते हैं, इसको बोलते हैं नॉन, यहां पर मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, मेटालॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। यौगिक को भी हम क्लासिफाइड कर देते हैं 2 टाइप में। फर्स्ट मिलता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, और दूसरा हमको क्या मिलेगा, दूसरा हमको मिलता है, यहां से रख देते हैं तो आएगा क्या, कार्बनिक यौगिक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ठीक है। तो यहाँ बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है, तो अगला जो अशुद्ध पदार्थ है यानी मिश्रण, अभी उसको हम अलग से क्लासिफाइड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर इतना कुछ समझ में आया है तो फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर एक एक कॉन्सेप्ट को हम उठाते हैं और फिर इसको समझते हैं। वो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। ओके स्टूडेंट, हमें विश्वास है कि लगभग आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको रफ करते हैं और इसके बाद फिर एक एक स्टेप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले मैंने लिखा था क्या, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा था भौतिक वर्गीकरण यहाँ पे, और इंग्लिश में इसको मैंने लिखा था फिजिकल, यहाँ से फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से हम देख लेते हैं भौतिक वर्गीकरण में पहला आपको मिला था ठोस अवस्था, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है, स्टेट। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। सेकेंड आपको मिला था यहाँ से जो है वो द्रव अवस्था। क्या मिला था? द्रव अवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। थर्ड आपको मिला था यहाँ से गैस अवस्था। तो पहले हम 3 को समझते हैं, उसके बाद फिर अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ठोस की, तो ठोस के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ध्यान देना है, एक माइंड मैप टेक्निक लर्न कर लो, याद कर लो, बहुत इसीलिए तरीके से समझ पाओगे। जैसे ठोस, हाथ से चोट मारिए, अगर हाथ में ज़्यादा चोट आई समझ लेना कौन सी अवस्था है, वो ठोस है। अगर उससे कम चोट आई क्या बताओगे? द्रव अवस्था है। अगर उससे भी कम आई यानी हाथ में चोट ही नहीं आई, नाम क्या दोगे? गैसीय अवस्था दोगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके नेचर की, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे आकार, और क्या लिखते हैं? आयतन। आकार और आयतन देखते हैं सबसे पहले किसका? ठोस का। तो ठोस का क्या होता है? यहाँ से आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। बात कर लिया जाता है यहाँ पर लिक्विड की, तो लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है आकार, बोलो, आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन क्या होता है? बोलो, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? आगे देखते हैं यहाँ पर गैस के लिए, तो यहाँ पर आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम चेक कैसे करेंगे? अब जो ठोस पदार्थ होता है उसको कहीं भी रख दो, जैसे उसका आकार है वैसे उसका आकार रहेगा, आयतन जितना है उसका आयतन उतना रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप ईंटे को देख लीजिए, रख दीजिए, उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव की अगर बात कर लेते हैं तो कहा गया आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन क्या है? निश्चित है। ठीक है, तो आकार अनिश्चित का मतलब ये हो गया, 1 लीटर पानी ले लीजिए, बाल्टी में रख दीजिए,
तो उसका आकार ले लिया, गिलास में रख दीजिए उसका आकार ले लिया, प्लेट में रख दीजिए उसका आकार ले लिया, तो उसका आकार कंटिन्यू बदल रहा है, लेकिन आयतन कितना है? 1 ही लीटर है। कितना है? 1 ही लीटर है, यानी आयतन परिवर्तित नहीं होगा। बात करें किसी भी गैस की, तो गैसीय अवस्था में कुछ भी होता है उसको निश्चित नहीं होता। जहां रखो, गुब्बारे में रखोगे गुब्बारा भर जाएगा, सिलेंडर में रखोगे सिलेंडर भर जाएगा, ना कोई आकार है ना कोई आयतन है, ये तुरंत क्या होता है? ये बढ़ जाता है, घट जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि निश्चित नहीं होता है। क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर निश्चित किया, क्लियर किया, किसमें? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था के रूप में। दूसरा अगर हम यहां पर देख लें तो हमको कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा? यहां से मिल सकता है अंतरा, ध्यान से सुनिएगा, अंतरा आणविक स्थान, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये होता क्या है? ठीक है, जैसे एक परमाणु, एक अणु आपस में जुड़े होते हैं, गुथे होते हैं। ये आप कहाँ देख सकते हो? जैसे दीवार, जब दीवार बनाई जाती है सीमेंट, मोरंग, बालू से बनाई जाती है, क्लियर? वो एक एक पार्टिकल में होता है, लेकिन जब उसको जोड़ा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और ताप दाब मिलता है, उसको जल मिलता है, तो सब एक बंध बना के आपस में कलेक्ट होकर जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब ये हो गया कि वहां पर उनके बीच का स्थान बहुत कम हो जाता है और वो सट जाते हैं, यानी सट जाते हैं, कोई भी स्थान उनके बीच पाया नहीं जाता है। तो इसलिए उस स्थान को हम नाम क्या देते हैं? अंतरा आणविक स्थान, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ठोस में। तो ठोस का एग्जांपल आप लोगों ने अभी देख ही लिया, जैसे दीवार बनने की प्रक्रिया को मैंने बताया। जब दीवार बनने की प्रक्रिया को मैंने बता दिया तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यानी कि अंतरा आणविक स्थान बहुत, आगे बोलो, बहुत कम होते हैं। क्लियर? द्रव में आते हैं, इसकी अपेक्षा इसमें क्या होता है? अधिक पाया जाता है, यानी कि द्रव के बीच में स्थान ज्यादा पाया जाता है। कैसे कंफर्म करोगे? जैसे चीनी को पानी में घोल दीजिए, और चीनी को पानी में घोलने से पहले जितना भी जल भरे हैं उसके आयतन को नाप लीजिए, और चीनी को घोलने के बाद देखते हैं जल का कोई भी आयतन ना घटता है ना बढ़ता है, यानी चीनी गई कहाँ? जो जल के बीच का स्थान होता है, एक एक अणुओं के बीच का स्थान होता है, चीनी उसी में क्या होती है? व्यवस्थित हो जाती है, जाके जुड़ जाती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा। ठीक है, ये अधिक होती है। आगे का आ गया गैस। गैस में बहुत ज्यादा होती है, या हम लिख सकते हैं बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे हम हाथ को ऐसे चलाए, ऐसे चलाए, ऐसे चलाए, तो जो हवा है उसके बीच इतना स्थान है कि मेरा हाथ उसमें से क्रॉस कर जा रहा है उसको धक्का देख के, यानी अंतरा आणविक स्थान उसमें क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से ठोस द्रव गैस में क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब यहां से देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट इसके लिए। तो यहां पर मिलता है आघात, आगे बोलो, आघात वर्धनीयता, यानी हम कह सकते हैं पीटना जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा सहने की क्षमता किसमें होती है? तो इसमें क्या होती है? अधिक पाई जाती है, और इसमें क्या होती है? कम होती है, और इसमें क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक, उसके बाद का कॉन्सेप्ट यहां से हम देखते चल रहे हैं। उसके बाद के कॉन्सेप्ट देखते हैं संपीड, यहां से संपीड्यता। ठीक है, संपीड, संपीड्यता यानी कि दबाव डालकर किसी भी पदार्थ को दबाने की प्रक्रिया को हम संपीड्यता, इंग्लिश में बोले तो कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात कर ले संपीड्यता, तो क्या ठोस को हम दबा सकते हैं? दीवार हो तुम्हारे सामने पड़ी है, तुम उसको मुक्का मार के दबा सकते हो? कभी नहीं, यानी संपीड्यता बहुत कम, इसमें संपीड्यता क्या है? बहुत कम पाई जाती है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और जब दरों में जाते हैं तो दरों में देखते हैं संपीड़ितता, पानी भरा है हाथ से दबाए थोड़ा बहुत दब गया, यानी इसमें संपीड़ितता यहाँ से लिखते हैं पाई जाती है। और गैस में सबसे आगे बोलो अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है दरों गैस में। देखो गैस में हम पंप होता है पिस्टन से दाबते हैं जैसे, तो दबता है वो, यानी संपीड़ितता उसमें पाई जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट यहाँ से हम देख लेते हैं। अगर घनत्व की बात करते हैं तो आप यहीं से निकाल सकते हो अंतराणविक स्थान से। इसका घनत्व अधिक होता है, इसमें कम होता है और इसमें बहुत कम होता है। घनत्व का मतलब समझ रहे हो ना, एक पार्टिकुलर एरिया ले लो, एक कहीं का स्थान ले लो, उसमें अणुओं की संख्या जो पाई जाती है उसका उसमें हम क्या वो पढ़ते हैं, घनत्व पढ़ते हैं। ठीक है, ये बनता है। तो अगला और लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ से हम उठा लेते हैं। आपका आकार आयतन हो गया, अंतराणविक स्थान हो गया, आघात और घनता हो गया, संपीड़ितता हो गया, और कोई कॉन्सेप्ट तो यहाँ से बच नहीं रहा। तो हम निकाल लेते हैं उदाहरण। क्या निकालते हैं, उदाहरण, यानी बोले तो एग्जाम्पल। ठोस के एग्जाम्पल फटाफट जितनी देर में मैं लिख रहा हूं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठोस के कौन कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं, यहां पर हम लिखते हैं ईंट, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा स्टोन, यानी बोले तो पत्थर। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए कॉन्सेप्ट तो आपको और क्या मिलेगा, और कॉन्सेप्ट मिल सकता है जैसे लकड़ी। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिल सकता है, हीरा। पता है ना प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में हीरा सबसे कठोरतम हो है, और कठोरता का मात्रा सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो पता करिए कठोरता का मात्रक क्या होता है, और हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को लेके, तब आप लोग बताइएगा। ठीक है, कठोरता का मात्रक, ये आप लोग के लिए चैलेंज है, सॉल्व करके हमको बताइएगा। ठीक है, तो ये ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, हीरा हो गया, यहाँ पे हम डाल देते हैं ETC। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दरों की बात करते हैं तो दरों में हमको क्या मिलता है, निकालते हैं दरों को, जैसे दूध। ठीक है, इसके अलावा जल, मिट्टी का तेल। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं सीधा पेट्रोलियम, ETC। ये सब किसमें पाए जाते हैं, दरों में पाए जाते हैं। और इसके जस्ट बाद हमको देखना क्या है, ये देखना है गैस के बारे में। तो गैस के बारे में सबको पता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में निकाल लेते हैं O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, He हीलियम, ETC। ये सब किसके रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण का हमने 3 प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, और तीनों प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो फटाफट जल्दी इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और फॉर्मियोनिक स्टेट बची हुई है, तीनों को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेके नोट करिए।